27 जून 1976 इजराइल। सुबह के 12 बजे हुए थे। एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट आ रही थी और कोई जा रही थी। इसी बीच फ्रांस एयरलाइन की एक फ्लाइट 139 पेरिस जाने के लिए तैयार थी और देखते ही देखते वहां पर 246 पैसेंजर उस फ्लाइट में आकर बैठ जाते हैं। इस फ्लाइट को पेरिस जाने से पहले ग्रीस होते हुए जाना था। इस वजह से ये फ्लाइट ग्रीस के लिए 12:30 बजे निकल पड़ती है। इस फ्लाइट में मैक्सिमम लोग इजराइल के लोग यहूदी बैठे हुए थे। इस फ्लाइट में सभी लोग बहुत खुश थे। कोई अपने परिवार से मिलने वाला था, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला था और किसी ने कई सालों से पैसे जोड़कर यूरोप की ट्रिप को प्लान किया था। देखते देखते फ्लाइट ग्रीस भी 1 घंटे में पहुंच जाती है। यहाँ पर कुछ पैसेंजर उतरते हैं और 58 नए पैसेंजर इस जहाज में आकर बैठ जाते हैं। अब जहाज तैयार था ग्रीस से टेक ऑफ करके पेरिस जाने के लिए। सभी को बताया जाता है कि सफर सिर्फ 40 मिनट का ही बचा है, लेकिन इस सफर को शायद इन सभी का आखिरी सफर बनाने के लिए वो 4 लोग भी इस जहाज के अंदर ही अब मौजूद थे। जैसे ही जहाज ग्रीस से उठता है, एक औरत अपनी सीट से खड़ी होती है। उसके हाथ में गन और था। वो सभी को कहती है, मुबारक हो, जहाज हाईजैक हो चुका है। इसी के साथ ही 3 लोग, कोई आगे से, कोई पीछे से और एक सेंटर से खड़ा होता है। उन सभी के हाथों में गन मौजूद थी। अब प्लेन में बैठे सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और इन्हीं चीखों की आवाजों के साथ शुरुआत होती है एक ऐसी हाईजैकिंग की कहानी जिसके आगे सारी फिल्में फेल है। अब जब प्लेन में सभी को पता चल गया था कि यह जहाज हाईजैक हो चुका है, तभी एक हाईजैकर जाता है कॉकपिट में। कॉकपिट वो जगह होती है जहां पर पायलट बैठता है। वो जाता है पायलट के पास और को पायलट को उठाकर उसकी जगह खुद बैठ जाता है और वो हाईजैकर माइकल बाकस, जो कि पायलट था, उसके ऊपर गन तान देता है और उसे कहता है कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूं। हाईजैकर सबसे पहले कहता है कि इस जहाज को लीबिया की ओर मोड़ दो, लेकिन आगे से पायलट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है, तो हम रास्ते में ही गिर जाएंगे। हाईजैकर कहता है कि हमें पागल मत समझो, हम पेरिस जाने वाले थे और पेरिस ग्रीस से ज्यादा दूर है, ना कि लीबिया, और फटाफट लीबिया की ओर जहाज को मोड़ो वरना सभी लोग मारे जाओगे। अब यहाँ पर पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो जहाज को लीबिया की ओर मोड़ देता है। पायलट लीबिया के एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि हमें आपके एयरपोर्ट पर लैंडिंग चाहिए। लीबिया वाले ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो पहले मना कर देते हैं। पायलट कहता है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है और अगर आपने हमें लैंडिंग करने नहीं दी तो हम सभी मारे जाएंगे। तो इस समय लीबिया उन्हें लैंड करने के लिए हाँ कर देता है। अब ये खबर लीबिया को तो पता चल चुकी थी, लेकिन इजराइल को अभी ये खबर पता नहीं चली थी। जब जहाज लीबिया में था तब एक औरत जो कि पैसेंजर थी बहुत रो और चिल्ला रही थी। दरअसल उसे मिसकैरेज हो चुका था, वो प्रेग्नेंट थी। इस वजह से सभी हाईजैकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे छोड़ दो वरना ये मर जाएगी और आप इसे यहीं एयरपोर्ट पर उतार दो। हाईजैकर उसे एयरपोर्ट पर उतार देते हैं और आगे चलकर ये उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। इस समय जहाज में 4 हाईजैकर्स थे, 2 पैलेस्टाइन के थे और 2 जर्मनी के थे और इनमें से एक औरत भी थी। खैर 7 घंटे तक वो जहाज लीबिया में ही खड़ा रहता है। 7 घंटे बाद हाईजैकर्स कहते हैं कि इस जहाज को युगांडा की ओर मोड़ दो। जिसको पता चला कि ये जहाज युगांडा जा रहा है, सभी के मन में एक आदमी का ही डर था और वो था ईदी आमीन। उसका कुछ नहीं पता किसी के साथ भी कभी भी वो क्या कर दे, और वो था युगांडा का उस समय डिक्टेटर। 28 जून 1976 अब जहाज युगांडा में पहुंच गया था। जब जहाज युगांडा में पहुंचता है तो पायलट एक चीज को नोटिस करते हैं कि एटीसी ने उन्हें कुछ सवाल जवाब नहीं किए और बिना एटीसी के संपर्क के ही वो युगांडा में लैंड कर लिए। अब यहाँ पर वो सोचते हैं कि ऐसा भला एटीसी क्यों करने देगा। अब ये उन्हें थोड़ी सी अजीब बात लगती है। अब जैसे ही प्लेन वहां पर लैंड करता है, प्लेन के आसपास 200 युगांडा की आर्मी के जवान इकट्ठा हो जाते हैं। अब पैसेंजर ये देखकर खुश होते हैं कि शायद वो उनकी मदद अभी कर देंगे, लेकिन एक एक करके वो सभी पैसेंजर को जहाज से नीचे उतारते हैं और जो हाईजैकर्स अभी 4 थे वो अब 4 से 8 हो गए थे।
और युगांडा की आर्मी पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि हाईजैकर्स के लिए वहां पर आई थी। अब तक इस हाईजैकिंग के बारे में सबको पता चल गया था और इजराइल को भी हाईजैकिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था। शाम के समय ईदी आमीन युगांडा का डिक्टेटर वहां एयरपोर्ट पर आता है और देखता है कि क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं। दरअसल ईदी आमीन पैलेस्टाइन का समर्थक था। अब इसी समय के बीच हाईजैकर्स ने पहली बार इजराइल से सीधे बात की। नंबर 1, वो चाहते थे इजराइल की जेल में 40 ऐसे लोग बंद हैं जो कि इजराइल जल्द से जल्द छोड़ दे, और साथ में 13 अलग अलग देशों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और सभी को इकट्ठा करके वो उन हाईजैकर्स को दे दे। साथ में वो $5 मिलियन भी दे। और ये सब कुछ करने का उनके पास अंतिम समय 1 जुलाई 1976 है, यानी कि 2-3 दिन का समय बचा था। आज तारीख हो चुकी थी 28 जून 1976। हाईजैकर्स कह रहे थे कि ये सारी कंडीशन जितनी तारीख दी गई है यानी कि 1 जुलाई तब तक मान लो, वरना सभी के सभी तुम्हारे पैसेंजर मारे जाएंगे। अब इजराइल भी ये बात मानता था कि ईदी आमीन भी कहीं ना कहीं हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ है और वो हमारी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो बाकी देशों के साथ मिलकर ईदी आमीन और युगांडा के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हाईजैकर्स उसी हॉल में जाते हैं जहां पर उन्होंने सभी पैसेंजर्स को रखा हुआ था। वहां पर जाकर वो क्या करते हैं कि सभी पैसेंजर्स का डेटा लेते हैं और देखते हैं कि कौन किस देश का है। वो इजराइल के जितने भी पैसेंजर्स थे उन्हें अलग कर देते हैं और बाकी जितने भी देश है यूएसए, कनाडा, यूके, सभी देशों के पैसेंजर्स को अलग कर देते हैं। अब इजराइल के वहां उस हॉल में लगभग 94 पैसेंजर मौजूद थे और उनके साथ 12 क्रू मेंबर भी जो कि उस जहाज के थे वो सभी भी मौजूद थे और बाकी सभी देशों के नागरिकों को अलग रखा गया था। अब उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया था? हाईजैकर्स नहीं चाहते थे कि वो दूसरे देशों के साथ भी उलझे। इजराइल के साथ उनका मसला था और वो इजराइल तक ही रखना चाहते थे। अब यहाँ पर हाईजैकर्स एक अजीब चीज करते हैं। वो 48 पैसेंजर्स को एक जहाज में बिठाकर पेरिस छोड़ कर आते हैं और वो सभी के सभी नॉन इजरायली थे और वो बाकी देशों के नागरिक थे। दूसरी तरफ इजराइल कोशिश करता है और बाकी अफ्रीका की कंट्रीज भी कोशिश करती है ईदी आमीन से बात करने के लिए, लेकिन वो किसी की बात सुनने को राजी नहीं था और वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, आपको हाईजैकर्स की बात माननी पड़ेगी और आप खुद देख लो क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की पॉलिसी है कि वो किसी भी तरह के आतंकवाद से कभी बात नहीं करते और नेगोशिएशन उनके साथ करना उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन वो अफ्रीका के देशों से कहकर ईदी आमीन से कहते हैं कि तुम उन्हें कहो कि हमें थोड़ा सा और टाइम दे, क्योंकि पैसों का इंतजाम तो वो कर लेंगे और जो 40 आतंकवादी हमारी जेलों में बंद हैं उनको भी रिहा कर देंगे, लेकिन जो 13 अलग अलग देशों की जेलों में बंद हैं वहां पर हमें दूसरी कंट्री से बात करने में टाइम लगेगा, तो हमें थोड़ा सा और टाइम दो। तो यहाँ पर इजराइल को एक ही जगह 4 जुलाई तक का टाइम मिल जाता है। 1 जुलाई सुबह सुबह इजराइल को खबर मिलती है कि एक स्पेशल जहाज युगांडा से पेरिस गया है और उस जहाज में 100 और पैसेंजर्स को युगांडा से हाईजैकर्स के द्वारा छोड़ा गया है। इजराइल की सीक्रेट एजेंसी वहां पर पहुंचती है देखने के लिए कि किन किन लोगों को हाईजैकर्स ने छोड़ा है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि इन सभी लोगों में कोई भी इजरायली नहीं है, सभी नॉन इजरायली है। वो समझ जाते हैं कि वो सिर्फ यहूदी और इजरायली लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर प्रेशर बहुत था, उसे कुछ समय नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और दूसरी तरफ लोगों को बचाना भी जरूरी था और आतंकवादियों से बात करना भी उसके मतलब की बात नहीं थी। वो चाहता नहीं था कि वो ऐसे नेगोशिएशन करके इस मसले को हल करे, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं था। 2 जुलाई सुबह सुबह ईदी आमीन एयरपोर्ट पर आता है। दरअसल वो अफ्रीका के देशों की एक मीटिंग के लिए मॉरिशियस जाने वाला था और वहां पर उसे 1-2 दिन का टाइम लगना था। तो खैर ईदी आमीन आता है अपनी मर्सिडीज कार में और साथ में उसके जो गार्ड्स थे, बाकी लोग थे, वो लैंड रोवर कार में उस जहाज के अंदर जाते हैं और वो मॉरिशियस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ इजराइल आखिरी बार ईदी आमीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ ये जवाब मिलता है कि आप लोगों को हाईजैकर्स की बात माननी पड़ेगी। तो इजराइल भी कहता है चलो इनकी बात अब मान ही लेते हैं। 3 जुलाई रात 1 बजे एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा सैनिक खड़े हुए थे। तभी वो देखते हैं कि एक जहाज यहां पर लैंड करने वाला है। जब युगांडा के सैनिक उस जहाज को थोड़ा सा पास आता हुआ देखते हैं तो उन्हें उनका फ्लैग उस जहाज के ऊपर नजर आता है। जहाज खुलता है, जहाज में से ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी निकलती है और साथ में लैंड रोवर की गाड़ियां निकलती है।
अब ये देखकर सभी सैनिक जो जहाज के पास खड़े थे वो सैल्यूट मारने लगते हैं, क्योंकि ये काफिला ईदी अमीन का ही था। जब गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती है तो दो सैनिक वहां पर बैरिकेड लगाकर खड़े होते हैं और वो कार के सामने आकर रुक जाते हैं। करीब 1-2 मिनट के बाद ही वो दोनों सैनिक वहां पर कार के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर बाकी सैनिक दौड़े आते हैं कि ये ईदी अमीन की कार के ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन तभी उस कार से एक हाथ बाहर आता है और 2 ही शॉट्स में वो दोनों सैनिकों को मार गिराता है। तभी एक कमांडर सभी को अलर्ट कर देता है और वो कहता है कि 2 दिन पहले जब ईदी अमीन यहाँ से गया था तो वो अपनी व्हाइट कलर की मर्सिडीज में गया था, लेकिन ये तो ब्लैक कलर की मर्सिडीज है। तो यहाँ पर वो समझ आते हैं कि ये लोग कोई और ही हैं और वो सभी सैनिक उन गाड़ियों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और एयरपोर्ट पर शुरू होता है मौत का ऐसा तांडव जो कि किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। युगांडा के सैनिकों को पता चल नहीं रहा था कि आखिर गोलियां आ कहां से रही है और सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही 120 युगांडा के सैनिक जमीन पर मरे हुए पड़े थे। इसके बाद में ये कार का काफिला जाता है उसी बिल्डिंग में जहां पर सभी बंधकों को बैठाया गया था। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले ये गाड़ी में से बाहर निकलते हैं और जो लोग गाड़ियों में से बाहर निकले थे उन सभी ने युगांडा की आर्मी के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन जैसे ही ये हॉल के अंदर जाते हैं 8 के 8 हाईजैकर्स को एक ही मिनट में मार गिराते हैं। इसके बाद में ये सभी बंधकों को एक प्लेन में बिठाते हैं और वहां से फटाफट निकल जाते हैं। लेकिन आखिर ये सभी लोग थे कौन, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात है एक दिन पहले 2 जुलाई शाम के 6 बजे इजराइल में एक मीटिंग होती है और एक बात फिक्स होती है कि हम नेगोशिएशन तो नहीं करेंगे, लेकिन अब इस पूरे ऑपरेशन को मोसाद संभालेगा। मोसाद इजराइल की सीक्रेट एजेंसी है। अब इनके पास कुछ प्लान थे। पहला तो ये कि ये पानी के रास्ते अपनी नेवी को समंदर से होते हुए लेक विक्टोरिया में भेजेंगे और वहां से वो युगांडा में एंटर हो जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि लेक विक्टोरिया में क्रोकोडाइल बहुत खतरनाक थे और वहां पर अलग ही प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ती, तो इस प्लान को कैंसिल करना पड़ता है। दूसरा प्लान ये था कि केनिया इनके सपोर्ट में है और केनिया देखो युगांडा के कितने पास है। इन्होंने कहा कि हम केनिया में जाएंगे और केनिया से बाय रोड हम जाएंगे युगांडा में और वहां पर ऑपरेशन को कंप्लीट कर सभी बंदूकों को बाहर ले आएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि ये ऑपरेशन काफी लंबा चलने वाला था और बाय लैंड किसी चीज को करने में ज्यादा टाइम लगेगा पानी और हवा की बजाय। तीसरा इनके पास ऑप्शन था कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे, यानी कि हवाई हमला करेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। सबसे बड़ी दिक्कत युगांडा इजराइल से बहुत दूर है। अब मैप में आपको दिखने में पास लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत दूर है। जब जहाज को दूर जाना होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है रीफ्यूलिंग। अब जहाज में वो फ्यूल कैसे भराएंगे। दूसरी दिक्कत ये कि जब वो जहाज को युगांडा लेकर जाएंगे तो वो रडार में आ जाएगा और जब रडार में आएगा तो पहले ही बाकी देश युगांडा को बता देंगे और जब वो युगांडा की टेरिटरी में पहुंचेगा तो युगांडा वालों को पहले ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत इजराइल के सामने थी, लेकिन इसका भी सोल्यूशन उनके पास था। अगर बात थी रिफ्यूलिंग की तो केनिया में वो जाकर रिफ्यूल कर लेंगे, ये बात उनकी केनिया से हो चुकी थी। तो दूसरी बात थी रडार से कैसे बचा जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका सोल्यूशन था कि जहाज को जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर चलाया जाएगा तो वो रडार में नहीं आएगा। उन्होंने अपने जहाज़ों को चेक करवाया, क्या ये 100 मीटर की ऊंचाई पर चल पाएंगे, तो हाँ वो चल जाएंगे। देखिए जहाज ज़्यादा नीचे नहीं चलता, उसका मेन काम ही ऊपर चलना होता है, तो इस वजह से उनके जहाज नीचे चलने में कामयाब हो सकते थे। मिडल ईस्ट में इजराइल के बहुत सारे दुश्मन हैं और उनसे उन्हें बचना था, खासकर सऊदी अरब से और बाकी देशों से भी। इसलिए इजराइल ने प्लान बनाया कि वो रेड सी के ऊपर से होते होते ये धोपिया से अंदर जाएगा और केनिया से होता हुआ वो युगांडा में एंटर हो जाएगा और इसका एक प्लेन जिसमें मेडिकल की चीजें और बाकी इमरजेंसी की चीजें हैं वो केनिया में ही खड़ा रहेगा और बाकी 3 और प्लेन्स को वो लेकर जाएगा। इजराइल में प्लान बनाया कि अब एयरपोर्ट पर खड़े सैनिकों को क्या पता कि ईदी अमीन कब वापस आएगा, तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम ईदी अमीन की तरह जहाज को डिजाइन कर लेंगे और उन सैनिकों को लगे कि ये ईदी अमीन है तो हम थोड़ा सा जो ये वायलेंस होगा, लड़ाई होगी, उसे डिले कर लेंगे और क्या पता हम बिना गोली चलाए ही अपने सभी बंधकों को वहां से छुड़ा लाएं। लेकिन एक दिक्कत उनसे हो गई, वो आपको अभी बताते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज इजराइल के लिए ये हुई कि जो एयरपोर्ट था
वो पूरा का पूरा इजराइल की कंपनी ने डिजाइन किया था। इजराइल को सब कुछ पता था कि कहां पर क्या है और कहां पर क्या क्या चीजें होती है। और दूसरा, जिन बंधकों को पहले ही छोड़ दिया गया था उन्होंने बता दिया कि इजरायली लोगों को कहां पर रखा गया है और क्या क्या चीजें हैं और उनके पास क्या क्या हथियार है। तो खैर 9 बजे जहाज इजराइल से उड़ते हैं और 1 बजे युगांडा पहुंच जाते हैं। सब कुछ सही था। उसके बाद में युगांडा के सैनिकों को लगता है कि ये ईदी अमीन है और वो ऐसे ही उन्हें सल्यूट मारते जाते हैं और इनका काफिला आगे बढ़ता जाता है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ईदी अमीन ने अपनी गाड़ी, जो कि उसके पास ब्लैक मर्सिडीज थी, वो 2 दिन पहले ही उसने चेंज की थी व्हाइट मर्सिडीज में। अब ये बात बहुत कम लोगों को पता थी, इसलिए पहले के सैनिक थोड़ा चकमा खा गए। लेकिन आगे खड़े 2 सैनिकों को पता था कि ये ईदी अमीन नहीं है और वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इजराइल के पास प्लान ये था कि अगर कोई आगे से फायरिंग करने की कोशिश करे या उन्हें लगे कि ये फायरिंग कर सकता है तो ये पहले ही उसके ऊपर गोली चला देंगे, क्योंकि उनके पास गन थी जिनके अंदर साइलेंसर लगे थे और उनकी कोई आवाज आने नहीं वाली थी। लेकिन अगले वाले ने गोली चला दी। उसकी गन में तो साइलेंसर नहीं था, उसके पास तो AK-47 थी। अब दूसरी तरफ इजराइल ने क्या किया था, अपने स्नाइपर्स को पीछे ही उतार दिया था। जब उस नकली ईदी अमीन का काफिला उस प्लेन से बाहर निकला था तब स्नाइपर्स पीछे ही रुक गए थे और वहां पर वो छुप गए। उन्होंने पीछे से निशाना लगाकर फटाफट सभी सैनिकों को, जो कि युगांडा के थे, मार गिराया। अब युगांडा वालों को पता चल नहीं रहा था कि गोलियां आ कहां से रही है। अब इजरायली फोर्स जाती है उस हॉल में और वहां पर सभी हाईजैकर्स को वो मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि जो पैसेंजर थे उन्हें लगा कि ये युगांडा के ही सैनिक है, वो उनकी बात मान ही रहे थे। तब इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने हिब्रू भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उस भाषा को सिर्फ इजराइल के लोग ही बोलते हैं। अब इजराइल लोगों को लगा कि ये हमारे ही देश है और हमें ही बचाने के लिए आए हैं। अब इजराइल के सैनिकों ने पैसेंजर्स को जहाज में बैठाना शुरू कर दिया, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर 12 ऐसे जहाज खड़े हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं और वो युगांडा की एयरफोर्स के हैं। उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ से निकल जाएंगे तो पीछे से युगांडा की एयरफोर्स इन्हीं जहाज़ों में बैठकर हमारा पीछा करेंगी और हमें शायद मार गिराएंगी, तो इस ऑपरेशन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। दोनों ने क्या किया, उन 12 के 12 जहाज़ों में आग लगा दी और अपने ऑपरेशन को फुल प्रूफ सेट कर दिया। अब इस ऑपरेशन को फील्ड पर संभाल रहे थे योनाथन नेतन्याहू। उन्होंने क्या किया, सभी पैसेंजर्स को अंदर बिठा दिया, सभी सैनिकों को बिठा दिया। एंड में जब वो खुद बैठने लगे तब एक गोली आती है और उन्हें वहीं पर मार देती है। इजरायली फोर्सेस सही सलामत घर पहुंच जाती हैं, सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी एक आदमी का अथॉरिटीज को फोन आता है। वो कहता है कि मेरी माँ भी इसी प्लेन में शामिल थी और वो US आने वाली थी, और ना ही वो उन पैसेंजर्स में हैं जो कि पेरिस में छोड़े गए हाईजैकर्स के द्वारा, और ना ही जो आपके द्वारा लाए गए हैं उनमें से हैं, और ना ही वो उस लिस्ट में हैं जो मारे गए हैं। 2-3 लोग क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे और उसकी माँ उसमें भी नहीं थी। अब यहाँ पर नहीं लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो है ही नहीं। तब यहाँ पर इजरायली फोर्सेस को पता चलता है कि एक औरत थी डोरा बलोच करके, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई तो उसे हॉल में से शिफ्ट करके हॉस्पिटल में रख दिया गया, और इस वजह से वो कहीं पर भी नहीं, ना उसे हाईजैकर्स के द्वारा छोड़ा गया और ना ही उसे इजराइल की फोर्स ला पाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कोई महिला यहाँ पर हॉस्पिटल में भी मौजूद है। खैर दूसरी तरफ ईदी अमीन वापस आता है मॉरिशस से। उसे पता नहीं था कि पीछे ये सब कुछ हो गया। वो उन 12 अपने सीनियर आर्मी ऑफिसर से बात करता है जो कि उस ऑपरेशन को देख रहे थे, जो कि बच गए थे। ईदी अमीन बंदूक लेता है और उन 12 में से 10 को वहीं पर गोली मार देता है। ईदी अमीन को जब पता चला कि केन्या ने इजराइल का साथ दिया तो उसने कहा कि हमारे देश में जितने भी केन्या के लोग हैं सभी को मार दो। युगांडा फोर्सेस केन्या के लोगों को मारने लगी, चाहे कोई डॉक्टर था, चाहे कोई एयरपोर्ट पर काम करता था, सभी को मार दिया। करीब 250 केन्या के लोगों को मारा और कई हजार लोग वहां से भागे बॉर्डर क्रॉस करके। आर्मी वाले ईदी अमीन को बताते हैं कि एक औरत बच के जो कि हॉस्पिटल में है बेचारी। ईदी अमीन कहता है कि चलो गोली मार दो, और उस औरत को भी गोली मार देते हैं, और वो वही डोरा बलोच थी। जब उनसे पूछा जाता है कि एक औरत थी, दरअसल वो यूके और इजराइल दोनों सिटीजनशिप को रखती थी, तो इन्होंने कहा युगांडा वालों ने कि वो पता नहीं कहाँ गई, इलाज करवाया, हमें तो नहीं पता वो कहाँ गई। दूसरी तरफ इजराइल में योनाथन नेतन्याहू की अंतिम यात्रा चल रही थी। वो एक सैनिक जो कि मारा गया इस ऑपरेशन में। इस पूरी चीजों को उसका छोटा भाई बेंजामिन नेतन्याहू काफी गौर से देख रहा था। तब उसके मन में बात आती है कि वो भी अपने देश के लिए कुछ करेगा और अपने लोगों का हीरो बनेगा।
और आज के समय में इजराइल का वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपने भाई को उस ऑपरेशन में खो दिया था, बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरी तरफ इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ये जानना चाहती थी कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे आखिर था कौन। उसे पता था कि ईदी अमीन तो बस ऐसे ही था, वो नहीं था, और वो 4 हाईजैकर्स अपनी मर्जी से हाईजैकिंग तो नहीं करेंगे। कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे जरूर था, और वो था वादी हदाद। अब वादी हदाद को मोसाद मारना चाहती थी, और मोसाद जिसे मारना चाहती है उसे वो मार ही देती है। किस तरीके से मोसाद ने बदला लिया इस पूरी हाईजैकिंग का, ये जानेंगे कभी किसी और वीडियो में। साथ में हमने एक ऐसे परिवार की कहानी भी कवर की है जिसके सामने बुरारी की कहानी भी आपको शायद फीकी लगे। ये वीडियो जरूर देखें। साथ में कमेंट सेक्शन में जो केस आप चाहते हैं कि हम आने वाली वीडियोस में कवर करें वो भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।